गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो पार्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। इस इकाई से 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न इस वर्ष पूछे जाने हैं और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। कुल मिलाकर के 6 नंबर का प्रश्न हमको इस पार्ट से पढ़ना है। ये अकेली इकाई है, एक पार्ट पढ़ने से एक इकाई नंबर 2 पूरी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमको इस पार्ट से संबंधित तैयारी करनी है और उसी के हिसाब से विषय वस्तुओं को अच्छे से समझ के तैयार करना है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इस पाठ में वो है विद्युत धारा का। विद्युत धारा जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 ऐसे चालकों को जोड़ा जाता है जिनका विभव अलग अलग हो, किसी एक तार के द्वारा अगर हम जोड़ देंगे तो हमेशा विद्युत धारा की जो दिशा होती है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मानी जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा के विपरीत अनुगमन करते हैं, चलते हैं। तो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो दर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब विद्युत धारा की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? एकांक किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर आवेश वाहक भी हम लिख सकते हैं, कि संख्या अथवा दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी विद्युत धारा की। अब मान लेते हैं कि कोई एक चालक तार अथवा कोई चालक है जिसमें कोई समय t पर कुल आवेश Q प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करेंगे तो I बराबर होगा Q/T। I बराबर कितना हो जाएगा? Q/T, जहाँ Q क्या है? कुल आवेश है और आवेश होता है Q = Ne, मतलब प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रति इलेक्ट्रॉन अथवा प्रति चार्ज कैरियर में पाया जाने वाला फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से I का मान हो जाएगा Ne/T। ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर होता है इसका मात्रक। और विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होगा इसमें M0, L0, T0 और A होगा। ठीक है, इसका मात्रक विमीय सूत्र इतना होता है क्योंकि इसका SI माध्यम में पर्सनल यूनिट एम्पियर होती है और ये SI मात्रकों में आता है। फिर अब मान लेते हैं कि अगर अत्यंत कम समय के लिए ∆t समय के लिए करंट ∆Q फ्लो हो जाता है, मतलब अल्प समय अंतराल में ∆t में बहुत कम चार्ज ∆Q फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी?
डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगी, है ना। अब अगर इसका डेल टी का समय अंतराल का मान बहुत कम हो, मतलब डेल टी एक्सटेंड्स टू 0, लगभग अगर टाइम का मान और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा अथवा शून्य हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी एक्सटेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। और हम सब जानते हैं कि लिमिट अप्लाई करने पर ये सबसे छोटी वैल्यू होगी समय अंतराल के अकॉर्डिंग आवेश की, तो ये बदल जाएगा अवकलन में डेल क्यू अपॉन डेल टी। अतः आवेश प्रवाहित होने की दर जो है वह क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा से संबंधित हमें इसकी परिभाषा, इसका एसआई मात्रक और बीमी सूत्र पढ़ सकते हैं इसका, और ये अपने को ये फार्मूला याद रखना पड़ सकता है। कभी कभी आवेश का मान जैसे 3t² + 5t + 2 इस तरह के टाइम के फंक्शन में दे दिया जाएगा, तो हमें विद्युत धारा निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा और फिर करंट की वैल्यू दिए गए समय के लिए निकालनी पड़ती है। तो इसलिए हमें ये सही फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं हम इसमें विद्युत धारा के नेचर पर, इसकी प्रकृति कैसी है। मतलब यह एक भौतिक राशि है तो अदिश है कि सदिश है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और वो कन्फ्यूजन होता है प्रत्यावर्ती धारा के कारण। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदलती है और दिशा बदलने के कारण हम ये मानने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सदिश राशि हो, तो हम विद्युत धारा को अदिश मानते हैं। और क्यों माना जाता है ये रीजन भी हमको पता होना चाहिए, प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा की जो राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और इसका कारण, दो महत्वपूर्ण कारण हम लोग इसके मानते हैं कि यह अदिश क्यों है। पहला तो विद्युत धारा जो है तो योग के नियमों का, यानी कि बीजीय योग के नियमों का पालन करता है, सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। मतलब यह बीजीय योग के नियमों का पालन करता है। ठीक है, करता है अथवा करती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं, अगर एक परिपथ, दूसरा परिपथ और तीसरा परिपथ हो और लास्ट में इनको हम जोड़ दें 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और मान लीजिए 2 एम्पियर, तो इनसे प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी 7 एम्पियर की हो जाएगी। मतलब कि इनका जो योग है 3 धन 2 धन 2 बराबर 7 आ गया। तो कह सकते हैं कि बीजीय योग के नियमों का पालन कर रही है, और इसका बीजीय योग के नियमों का पालन तो कर ही रही है। दूसरा इसका है कि अगर विद्युत धारा के परिपथ की दिशा, परिपथ का आकार अथवा क्षेत्रफल बदल दें तो भी विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा कारण है। ठीक है, तो दूसरा कारण समझते हैं। जैसे कोई एक परिपथ है, अगर ये आयताकार अथवा वर्गाकार परिपथ है, अगर इसको हम वृत्ताकार में बदल दें अथवा इसी को आयताकार में बदल दें अथवा किसी भी आकार या आकृति में परिपथ को बदल देंगे अथवा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन अचानक कर देते हैं, तो विद्युत धारा के परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वह अदिश राशि है, क्योंकि यह अदिश के नियमों का पालन, अदिश राशियों के जैसे नियमों का पालन कर रही है, सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो विद्युत धारा किस प्रकार की राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। ये यहाँ पे हमको ये नोट करने वाली बात है, ये हम इसको जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। विद्युत धारा के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं।
अब विद्युत धारा को हमने अभी जैसे पढ़ा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर Q/T हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये जाना कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर होती है, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और Q की जो इकाई है मतलब आवेश की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई होती है टाइम की सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। और ये हो गया एम्पियर। तो एम्पियर की अगर हमें परिभाषा बनानी हो, काहे कि एम्पियर की परिभाषा अगर बनानी हो, तो अगर एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में किसी परिपथ से बह रहा है तो उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर की विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमें एक चीज़ ये जान लेना होता है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, N ही होता है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू हमें पता करनी है एक कूलाम में, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q की वैल्यू मान लीजिए कि 1 कूलाम, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 6.25 गुणे 10 की घात -18। तो कह सकते हैं कि एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, या होने चाहिए। ये काउंटिंग भी हमको याद रखनी पड़ेगी कि एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन दशमलव रूप में नहीं पाए जाते हैं, तो कभी कभी क्वांटाइजेशन में पाए जाते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, तो इसको हम लगभग इतना लिख सकते हैं औसत रूप में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। ये तो हमने विद्युत धारा में सामान्य नियम से निकाल ली है। विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित या चुंबकीय नियमों का पालन करते हुए निकालते हैं। उसका कारण ये है कि चूँकि प्रत्यावर्ती धारा जो है तो इन नियमों को पालन नहीं कर पाएगी, यानी कि दिशा पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय गुणों का उपयोग करते हुए हम इसकी इकाई निकालेंगे, जो कि हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसमें होगा धारा घनत्व का। ठीक है, तो धारा विद्युत धारा हो गई। विद्युत धारा के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व तो चूँकि अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर को, अथवा चार्ज आवेशित जो कणों का प्रवाह है उसके प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का घनत्व जो है, तो विद्युत धारा के घनत्व की परिभाषा हम अगर याद रखना है तो ये वाला फार्मूला हमें याद रहेगा, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं J बराबर I/A के हिसाब से। अर्थात कह सकते हैं किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। यदि किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा A हो और उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो, A हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, चालक का A हो, तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। अब अभी हमने ये भी देखा कि I बराबर कितना होता है,
Q अपॉन टी, और Q का जो मान है तो हम यानी बटे टी रख दे, Q का मान यानी रख दिए तो I का मान हो गया यानी बटे टी। तो इस तरह से J का मान हो जाएगा NE बटे टी अपॉन A। तो J बराबर हो जाएगा NE अपॉन AT, NE अपॉन AT, ये J का मान हो जाएगा। ठीक है, अर्थात धारा घनत्व का मान इतना हम लोग कर सकते हैं। अब धारा घनत्व का मान I अपॉन A से निकालेंगे, यानी कि इसका मात्रक। तो मात्रक लिखने के लिए J इक्वल टू I बटे A, तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और बटे में मीटर का वर्ग, अर्थात एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी SI इकाई हो जाएगी। अब बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र निकालने के लिए विद्युत धारा का A और A का अर्थात क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अर्थात A स्क्वायर, तो द्रव्यमान का गुणांक 0, L इन्वर्स स्क्वायर और A, ये धारा घनत्व का क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा। तो इतना हमको धारा घनत्व में से पढ़ना है। ठीक है, अर्थात इसकी परिभाषा, ये छोटा सा फार्मूला और मात्रक और बीमी सूत्र है ना, 2 नंबर अथवा 3 नंबर के प्रश्न में इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का, अब ये अनुगमन वेग हम समझते हैं क्या होता है। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर अथवा विभवांतर वाले किसी भी चालक से जोड़ देने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन यानी कि चलना शुरू हो जाता है। तो इसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें पाए जाने वाले अणु अथवा इलेक्ट्रॉनों से या आंतरिक संरचनाओं से टकराते हुए एक औसत वेग से चलते हैं। तो उनका जो औसत वेग है उसी औसत वेग को हम किस नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोगों को याद करने के लिए इस चित्र की सहायता लेनी चाहिए। जैसे ये बाह्य विद्युत परिपथ में हमने जोड़ा इसको, किसी चालक तार को, चालक को धन और ऋण, जैसे ही इसको बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो इधर से इधर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लग जाएगा, और विद्युत क्षेत्र लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होंगे, इनके अंदर पाए जाने वाले अणुओं से अथवा कणों से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए ऐसे गति करेंगे। और जब टकराते हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, जिसको हम श्रांतिकाल के नाम से जानते हैं। आगे इसमें टाउ का श्रांतिकाल का जिक्र आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। और फाइनली ये लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलता है। तो इसी को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, और परिभाषित करने के लिए हमें जो कंडीशंस हैं वो शर्त इस चित्र के अनुसार समझनी है और फिर परिभाषा लिख देनी है। तो किसी चालक तार को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अर्थात अनुगमन वेग बाह्य विद्युत क्षेत्र बल किसी चालक पर लगाए जाने पर इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश वाहक के औसत वेग को ही क्या कहते हैं, उसका अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं,
इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसीलिए vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका जो अनुगमन वेग का क्रम होता है, इसका आकार होता है, वो होता है 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड की दर से। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है किसी चालक में, तो इस दर से, इस औसत वेग से चलते हैं, 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद इसी टॉपिक में आता है अनुगमन वेग। चूँकि वेग ही है, इलेक्ट्रॉनों का वेग है, तो इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड होगी। बीमी सूत्र वही होगा जो सामान्यतः रैखिक चाल में वेग का होता है ना। मात्रक हमने मीटर पर सेकंड लिख ही लिया है, तो इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक है अनुगमन वेग और धारा में संबंध। ये थोड़ा सा हमें पढ़ना जरूरी है। तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करने के लिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। इसमें बाह्य परिपथ बनाते हैं, बाह्य परिपथ से इसको जोड़ दिया गया, धन और ऋण। तो इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया गया E, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर लगेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, गति करते हुए लास्ट में पहुंचता है मान लीजिए, और इस तार की अथवा चालक की लंबाई है L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसका सतही क्षेत्रफल कितना है, A है। इतनी चीज़ें हम लोगों को मानना है। तो मान लेते हैं कि कोई, इसमें जब चित्र के बारे में हम लोग लिखेंगे तो बस इतना बनाने के बाद इसी के बारे में हमें लिखना होता है। तो लिखेंगे, माना कोई चालक तार अथवा चालक जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के संबंध में या कि क्षेत्र में रखा गया है अथवा विद्युत क्षेत्र E लगाया गया है। तब उसमें औसत वेग vd के साथ इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर अनुगमन करते हैं। ठीक है। इतना हम थ्योरी में यानी कि व्याख्या इस चित्र के बारे में लिखते हैं। तो हमें धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चूँकि डायरेक्ट सिद्ध करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से डेरिवेशन अपने दिमाग में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखें कि चूँकि विद्युत धारा का फार्मूला होता है Q/T, आवेश बटे समय, और वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अर्थात अनुगमन वेग है, तो वेग में कहीं ना कहीं चली गई लंबाई और समय आएगा। चूँकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन कुल कितना करेगा, कोई उस कंडक्टर के एक ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे में आने में जो दूरी होगी, और उसकी दूरी तार की लंबाई या चालक की लंबाई कितनी है, L है। तो यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर टाइम है जो दोनों में कॉमन है, और यही चीज़ हमको समझनी चाहिए कि अगर हम धारा का मान I का मान निकाल लें और T का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो अपने आप हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, और वही हमको पता करना है। ठीक है। तो हमें धारा का मान निकालने के लिए पहले तो कुल आवेश पता करना होगा। कुल आवेश कितना बह गया, कितने समय में, T समय में, तो ये निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं कि माना कि चालक तार की लंबाई L, ये हम लिख चुके हैं। तो लिखेंगे तार की लंबाई, अब यहाँ तार या चालक दोनों चीज़ें हम लिखेंगे, है ना। चालक अथवा तार की लंबाई कितनी है, लंबाई L, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, A, तो आयतन, चालक का आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो आयतन हो जाएगा। चूँकि हम आयतन बराबर जानते हैं
कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये चीज़ एरिया क्षेत्रफल हो गया और ये ऊंचाई का काम कर देगा एल। तो इसलिए यहाँ पे ए एल इक्वल टू वी, यानी आयतन लिख दिए हैं ए गुणे एल। ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा ए गुणे एल। तो यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर एकांक की संख्या इतनी है और कुल आयतन कितना है, इतना है n। तो चालक से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, N और E। चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर N ही होता है और यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो गई है, तो Q बराबर N का मान है NaL और E, ये आवेश की संख्या हो गई। तब चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, अर्थात I बराबर NaLE बटे T। समीकरण नंबर 1, हमने विद्युत धारा का मान निकाल लिया। अब VD के लिए सोचते हैं। तो यदि चालक की लंबाई L है तथा इलेक्ट्रॉन VD औसत वेग से चलता है और उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में T समय लगता है, तब वेग बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग को हमने औसत वेग VD के बराबर माना है। विस्थापन यहाँ से यहाँ कुल विस्थापन उसका कितना माना जाएगा, तार की लंबाई के बराबर, और समय कितना लग रहा है T का। तो T का मान निकालेंगे तो T बराबर L बटे VD। तो समीकरण 1 में T का मान रख सकते हैं, चूँकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि T दोनों में I और VD में T कॉमन है, तो T का मान ही निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में T का यह मान रखने पर, तो इस तरह से T बराबर हो जाएगा, इस तरह से I बराबर हो जाएगा NaLE अपॉन L अपॉन VD। तो इसे हल करेंगे तो NaLE व्युत्क्रम कर देते हैं तो VD बटे L, L से L कैंसिल होगा तो I इक्वल टू आ जाएगा NEA और VD। तो ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध हो जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध, ये दोनों टॉपिक हमारे तैयार होने चाहिए, इसको हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और अगला टॉपिक है ओम का नियम। इसके बाद हम ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम, ये इस साल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ओम का नियम
ये पढ़ा हुआ भी टॉपिक है हम लोगों का, कक्षा 10वीं में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक ने 1828 में अलग अलग विद्युत परिपथों का अध्ययन किया और उसके आधार पर विभवांतर एवं विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करने का एक नियम दिया। उन्हीं के नाम के आधार पर उनके द्वारा दिए गए नियम को हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वह लगाए गए विभव पर निर्भर करती है, यानी अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको शब्दों में लिखने के लिए हमारे पास शब्दों में जब लिखते हैं तो ये चीज़ लिखना चाहिए हम लोगों को, इसको शब्दों में वर्णन कर देना चाहिए। और ओम का नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होता है, यानी कि भौतिक परिस्थितियाँ नहीं बदलनी चाहिए, है ना। तो हमें नियम लिखते समय इस बात का जिक्र जरूर कर देना चाहिए। तो इसको अगर हम शब्दों में लिख रहे हों तो लिखते हैं शॉर्ट में ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। अब देखिएगा आई प्रोपोर्शनल टू भी है, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों के मध्य, उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समांतर होती, के अनुक्रमानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। और यही चीज़ हम इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नियम याद करने के हिसाब से। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, अर्थात इसको देख लें एक बार और अच्छे से व्यवस्थित लिख के ही समझ लेते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्थाएं कौन सी होंगी? क्षेत्रफल, तापमान वगैरह या विकृति, इन चीज़ों में परिवर्तन न किया जाए तो तब क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल टू भी को हमें परिभाषित कर देना है। तो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है ना। अब जब नियम के रूप में लिखेंगे तो लिखते हैं यदि चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर भी हो तो उसमें प्रवाहित धारा आई है, तब इस नियम के अनुसार भी प्रोपोर्शनल टू आई। जब फार्मूले में लिखते हैं तो ये चीज़ हम लोग लिख देते हैं, परिभाषा लिखते समय इसके हिसाब से हम लोग परिभाषित करते हैं। तो भी प्रोपोर्शनल टू आई, तो भी बराबर हो जाएगा आर आई
जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसका मान चालक तार की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल, चालक के तापमान आदि कारकों पर निर्भर करता है। इतना हमें इस नियम में लिख देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हम ये जानते हैं कि R बराबर कितना हो जाएगा, V/I, समीकरण नंबर 2। तो अर्थात हम ओम के नियम को इस सूत्र के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। अतः ओम का नियम यह भी लिखा जा सकता है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन न किया जाए तो उसके चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत होता, धारा के मान का अनुपात नियत होता है ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस सूत्र के हिसाब से भी हम ओम का नियम परिभाषित कर सकते हैं। यह प्रश्न आएगा, ओम का नियम लिखिए, तो बिल्कुल शॉर्ट में ये वाला नियम हमको लिखना है। इतना ये डेरिवेशन थोड़ा सा लिख देना है और इतना लिख देना है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे तो लगभग पूरा हो जाएगा उत्तर जो हमें लिखना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ओम के नियम के पश्चात चालक ओम के नियम की सीमाएं। इसी में आएगा ओम के नियम की सीमाएं। ये इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें तैयार होना चाहिए। ओम का नियम और ओम के नियम की जो सीमाएं हैं इनको हमें अलग से रटने की भी ज़रूरत नहीं है। हम परिभाषा लिखते समय जिन परिस्थितियों को नियत रखने की बात करते हैं वही ओम के नियम की सीमाएं हैं। तो ओम की नियम की सीमा, पहली सीमा तो ये है कि चालक का जो तापमान है वह क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। चालक का तापमान नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, पहली जो ओम की नियम की सीमा है वो ये हो गई। दूसरे ओम की नियम की सीमा ये है कि चालक का क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमने लिखा है। ये 2 सीमाएं हैं, ये हमें याद होना चाहिए। और ये सीमा लिखते समय एक स्टार पॉइंट हम लोगों को लिख देना चाहिए कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही मान्य है। अर्थात ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही मान्य होता है, इस पर अप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अन्य जो चालक हैं जैसे अर्धचालक हो गए, अपघट्य हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, तो इनमें ये नियम लागू ओम का नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। तो ये 2 सीमाएं हैं। चालक का तापमान नियत होना चाहिए, अर्थात चालक का तापमान बदलने पर उसका प्रतिरोध बदल जाता है, अर्थात चालक का तापमान नियत होना चाहिए। चालक का क्षेत्रफल एवं लंबाई आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें परिवर्तन करने पर चूंकि क्षेत्रफल बदल जाता है, हमने अभी नियम में ही पढ़ा है कि जो प्रतिरोध है तो तापमान पर नियत होता है, निर्भर करता है, क्षेत्रफल लंबाई आदि पर निर्भर करता है, अर्थात इन चीज़ों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर परिवर्तन कर देंगे तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ओम के नियम की जो सीमाएं हैं, ये 2 सीमाएं हमको याद होनी चाहिए। सीमा के साथ हमें ये एक चीज़ अलग से और लिख देनी चाहिए कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है या मान्य होता है। ठीक है,
इतना हम लिख लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं विद्युत धारा से संबंधित प्रतिरोध में। प्रतिरोध क्या है ये पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो विभव एवं धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। पर ये प्रतिरोध है क्या, किसी विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है, किसके द्वारा, उस चालक द्वारा, खुद चालक द्वारा, उसकी आंतरिक संरचना के द्वारा, अणुओं के द्वारा। तो उसी प्रतिरोध को ही हम, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली उत्पन्न रुकावट या करने के लिए जो रुकावट उत्पन्न की जाती है, किसी चालक द्वारा विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक ओम क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग कैपिटल ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओम अथवा ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका विमेय सूत्र हम लोग लिख लें प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र हम लोग, चूँकि R बराबर V/I होता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। V मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का विमेय सूत्र होता है, विभव का क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से वहाँ तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो मतलब विभव बराबर वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि कार्य बटे आवेश। तो इसका विमेय सूत्र कितना हो जाएगा, कार्य का ml² t-2, Q का आवेश का AT होता है, और यहाँ पर I का भी कितना हो जाएगा, A। ये हो जाएगा आपका ml² t-2 अपॉन AT, और ये जो A है तो ये हो जाएगा 1/A हो जाएगा। ऐसा इन्वर्स करने पर, चूँकि डिवाइड में यहाँ है तो भाग देते समय इन्वर्स करके गुणा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा ml² t-2 अपॉन A² और T। तो हल कर लेंगे इसको, तो ml² T इनवर्स क्यूब A इनवर्स स्क्वायर, इतना आ गया यहाँ से हमको। तो विमीय सूत्र ml² T इनवर्स क्यूब A इनवर्स स्क्वायर। याद तो हम लोगों को अगर नहीं रह पाता है और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ गया, खाली स्थान में आ गया, जोड़ी मिलाने में आ गया, तो हम लोग इस फार्मूले में R = V/I में वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे तत्काल और रख देंगे। ठीक है। इसके बाद प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध की परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमेय सूत्र हो गया। अब प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको याद होना चाहिए। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और इसको याद करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए कि R ∝ LAMPT। इतना अगर हम याद कर लें, इसको अपने शब्दों में लंपट पढ़ सकते हैं तो याद रखने में आसानी होगी। R ∝ लंपट। अब यहाँ इनका अलग अलग मतलब जान लें और वही चीज़ें हमको लिख देनी पड़ती है। तो L फॉर लंबाई, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, M फॉर मैटर जिसको हम पदार्थ, और PT पॉइंट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान। तो 4 चीज़ों पर हमारा जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और तापमान पर। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या लिख देंगे, चालक तार
की लंबाई पर, दूसरा लिख देंगे चालक तार के क्षेत्रफल, और कौन सा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा लिख देंगे तापमान पर, तापमान पर। और इन्हीं के बारे में इनका जो वर्णन है थोड़ा थोड़ा इसमें लिख सकते हैं। पहला क्या लिखेंगे? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ से याद रख सकते हैं कि इस पर डायरेक्टली और बाकी सबके इन्वर्सली होता है। ठीक है, केवल डायरेक्टली केवल एरिया यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बाकी सबके समानुपाती होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो चालक तार की लंबाई पर, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा लिखेंगे अर्थात चालक तार की अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ाए जाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। यही कारण है कि समान पदार्थ से समान लंबाई का अगर दो तार लिया जाए, पदार्थ सेम हो, लंबाई सेम हो, एक पतला हो एक मोटा हो, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अर्थात समान लंबाई एवं समान पदार्थ से बने हुए चालक में से पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध जो है तो पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों पर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। फिर है तापमान पर। तो तापमान पर किसी चालक तार का तापमान बढ़ाए जाने पर स्रांतिकाल बढ़ जाता है, स्रांतिकाल का मान घट जाता है। स्रांतिकाल का मान क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है उनकी औसत चाल कम होगी, और औसत चाल कम होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ा हुआ माना जाएगा। अर्थात हम इसको सीधे शब्दों में चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाए जाने पर उस और श्रांतिकाल घट जाता है, श्रांतिकाल का मान कम हो जाता है, जिससे प्रतिरोध का तापमान बढ़ जाता है। अर्थात किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ाए जाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये हम लोग इतना कर लेंगे। इसको करने से पहले हम ओम के नियम को अगर सिद्ध कर लें तो भी ये चीज़ें हमको उसके फार्मूले में देखने को मिल जाती है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये चीज़ पढ़ने के लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओम के नियम को सिद्ध करना, तो प्रतिरोध वैसे भी हमारा हो जाएगा। ओम का नियम सिद्ध करना, ओम का नियम हमें सिद्ध करना है। तो वही जो हमने अनुगमन वेग में चित्र बनाया था, अनुगमन वेग वाला चित्र यहाँ पे बना लेते हैं और उसी की सहायता से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र E लगाया गया, इसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना। तो माना कि कोई चालक तार जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग कितना है? Vd है।
किस वेग से चल रहे हैं, VD औसत वेग से चल रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग VD बराबर E/m इंटू टाउ इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, E/m टाउ समीकरण नंबर 1। तथा विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध से I बराबर हम जानते हैं NEA/VD होता है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये तो समझ आ गया ना। और ये धारा का और अनुगमन वेग का संबंध हमने अभी सिद्ध किया है। तो I बराबर कितना होगा, NEA/VD। समीकरण 1 व 2 से VD का मान समीकरण 1 से निकाल के कहाँ रख देंगे, 2 में। तो I बराबर हो जाएगा NEA और ये VD का मान यहाँ VD के स्थान में इतना रख देंगे। तो E/m और टाउ। तो इसको हल कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। तो NE और E मिला करके NE² A τ/m और यहाँ पे हो जाएगा E, है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव और दूरी के समानुपाती होती है। हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है पहले पार्ट में, E वेक्टर इक्वल टू dV/dr अथवा dV/dx पढ़े होंगे। ये दो रिलेशनशिप हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में पढ़ा था। E = -dV/dx। उसी नियम के अनुसार चूंकि विभव कितना है, विभव का अंतर v है और दूरी कितनी है, डिस्टेंस l है। तो E = v/l। तो इसलिए I बराबर हो जाएगा NE² A τ/m। यहाँ पर E के स्थान में हम क्या रख सकते हैं, v/l। ओम का नियम सिद्ध करना है। तो चूंकि ओम का नियम होता है v/I और ये होता है एक नियत के बराबर, और यही हमको v/I का अनुपात निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये रहा v, तो यहाँ एम्प्लाइज का चिन्ह लगाते हैं, v है, I गुणा से इधर भाग में जाएगा तो v/I हो जाएगा। अब इधर वाले जितने भी कॉफिशिएंट हैं वो गुणा से इधर m गुणा से भाग में जाएगा, l भाग से गुणा में जाएगा, NE² A और टाउ ये सब कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। समीकरण नंबर 3, v/I बराबर ml/NEA² टाउ। ठीक है, इतना आ गया। अब चूंकि यदि तापमान AL में परिवर्तन न किया जाए, हमें परिवर्तन नहीं करना है, चूंकि ओम के नियम में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करना है। तो m द्रव्यमान होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, ये बदलता नहीं। लंबाई तार की बदल नहीं रहे हैं, नहीं बदलना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ पर निर्भर करती है, वो बदलना नहीं है। E² आवेश फंडामेंटल चार्ज बदलेगा नहीं, क्षेत्रफल बदलना नहीं है, श्रांतिकाल तापमान बदलने पर बदलता है, वो भी नहीं बदलना है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। तब आपका ml/NE² A टाउ बराबर क्या होगा, नियतांक, जिसको हम किसके बराबर मानते हैं, R के बराबर मानते हैं। तो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से v/I बराबर नियतांक, जिसको हमने अभी R मान लिया है। तो v/I बराबर कितना है, R है, मतलब विभवांतर और धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात यही ओम का नियम है।
इस तरह से हमारा ओम का नियम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, एक बार और अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है और विद्युत धारा और एवं अनुगमन वेग के संबंध में संबंध इतना I = NE/AV/d के द्वारा दिया जाता है, अभी हमने किया है। तो समीकरण 1 से मान निकाल करके VD का 2 में रख देना चाहिए। तो 1 व 2 से I = NE/A और VD का मान इतना हमने ये VD का मान रख दिया है। तो I = NE² A τ E और VD सरलीकरण कर दिया। तो अब चूंकि हम E का मान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र है, हमें विभव और धारा के मान की ज़रूरत है, तो विभव में बदलने की कोशिश करेंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा V/L और यही E का मान यहाँ पे हमने रख दिया है। तो I बराबर हो जाएगा NE² A τ M और E के स्थान पर V/L। अब हमें V/I या चाहिए होता है अनुपात के लिए, तो ये रहा V और ये I गुणा से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो V/I, तो ये जो भाग में थे वो अब दूसरे पक्ष में पक्षांतर करने पर गुणा में जाएंगे, गुणा वाले भाग में जाएंगे। समीकरण नंबर 3, यदि तापमान में, क्षेत्रफल में और लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए, अर्थात भौतिक अवस्था में परिवर्तन, या हम लिख सकते हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, तब ये इतना का पूरा क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, जिसको हम R बोल देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से V/I = R, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतनी समाप्त कर लेते हैं, इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक में, प्रतिरोध का संयोजन और बाकी आगे के टॉपिक में। धन्यवाद।